ओके। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज़ के हर्षा उपाध्याय सर। हर्षा सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, सबसे पहले तो बताएं बाजार पर अपनी राय, व्यू क्या बन रहा है? क्या अब एक अच्छी तेजी के लिए धीमे धीमे बाजार तैयार होता दिख रहा है? खतरे कम हैं? कैसे देखते हैं आप? गुड मॉर्निंग अनिल। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से तीन चार जो विषय थे उसके वजह से मार्केट में चिंता बनाया हुआ था। फॉर एग्जांपल, यूएस टैरिफ्स में क्या होगा, अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन लगता है कि जो पहले जितना नेगेटिव शायद नहीं आएंगे जब भी नेगोशिएशंस होंगे और फाइनल नंबर्स बाहर आएंगे। वो एक बात है। फिर पिछले कुछ हफ्तों में जियोपॉलिटिकल इश्यूज लेके भी काफी कंसर्न्स थे मार्केट में, वो भी एक तरफ से हमारे पीछे हो गए हैं। और अर्निंग सीजन जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं था, एक तरफ से सबड्यूड अर्निंग सीजन का ही एक्सपेक्टेशन था, उसके हिसाब से जो अर्निंग्स डिलीवर हुए अभी तक उसमें कोई ऐसा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। और ये बोल सकते हैं कि इनलाइन टू थोड़ा सा बेटर रिजल्ट्स ही आए हैं। और एफआईआई का जो सेलिंग था वो भी खत्म हो गया है, और पिछले कुछ हफ्तों से एफआईआई का बाइंग चालू। तो ये सब देखते हुए लगता है कि जो बड़े जो नेगेटिव्स थे वो शायद हमारे पीछे हो गए हैं। और अभी जो मार्केट का जो आउटलुक है वो तो थोड़ा ज्यादा ही बुलिश हो चुका है। तो शायद हो सकता है कि रियलिटी कहीं ना कहीं बीच में है। बहुत ज्यादा नेगेटिव्स भी नहीं है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स भी नहीं है, लेकिन जरूर वैल्यूएशंस को नजर में रखने पड़ेंगे, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी अगर लॉन्ग टर्म एवरेज से कंपेयर करते हैं तो काफी ऊपर फिर से जा चुके हैं। तो वही एक थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन अदरवाइज जो मैक्रो फैक्टर्स है वो सब काफी हद तक ठीक ठाक हो चुके हैं। चलिए, तो मैक्रो फैक्टर्स काफ़ी बेहतर हुए हैं और चीज़ें सुधर भी रही है, इससे नीचे जाने की रिस्क भी कम है। लेकिन माइक्रो फैक्टर्स पर आते हैं, नतीजे। सर, कैसे दिख रहे हैं इस रिजल्ट सीजन में? क्या आपकी उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे हैं? और उस लिहाज से आपको क्या कॉन्फिडेंस आता है कि अगले 2 या 3 क्वार्टर में, या जो भी आपको फोर्सिबल फ्यूचर नज़र आए, उसमें नंबर्स बेहतर होंगे? बिल्कुल अनिल जी, अगर आप फुल ईयर का एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो सबसे पहले जब भी फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग में ये आउटलुक था कि करीब 15 से 16% लार्ज कैप का अर्निंग्स रहेगा, और शायद 20% से ऊपर मिड एंड स्मॉल कैप में अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई देगा। वो जाते जाते काफी मॉडरेट हो चुका है, और अभी हमें लगता है कि करीब करीब 7 साढ़े 7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहना चाहिए फुल ईयर में लार्ज कैप्स के लिए। और मिड एंड स्मॉल कैप्स में भी जो पहले का एक्सपेक्टेशंस था वहां पे नहीं रहे। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 2 या 3 क्वार्टर्स का बात करें और वहां पे आउटलुक देखते हैं तो काफी कुछ चीज इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी काफी सपोर्टिव रहेगा, इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो रहे हैं और कम हो भी चुके हैं कुछ हद तक। अगर आप मार्जिन्स का आउटलुक देखेंगे तो वहां पे भी बेनिफिट्स होने चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस काफी ईयर ऑन ईयर लेवल से काफी नीचे आ चुका है, और लगता नहीं है कि यहाँ से काफी बढ़ सकता है। मेरे हिसाब से तो यहाँ यहीं पे रहना चाहिए, यहाँ से भी नीचे जाना चाहिए। और डिमांड जो आउटलुक है वहां पे भी कुछ ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ग्रेजुअली यहाँ से इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। ऐसा ओवरनाइट इंप्रूवमेंट तो लगता नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लंबे अवधि के लिए अगर निवेश कर रहे हैं तो ये ठीक ठाक मार्केट्स बोल सकते हैं। सिर्फ वैल्यूएशंस को एक एक नजर में रखना चाहिए बस। है आपके लिए रिजल्ट सीजन पर पूरा का पूरा एक्शन। अब बताएं सर कि ऐसे में कौन से सेक्टर्स आपको इस वक्त पसंद आते हैं? क्योंकि काफ़ी सेक्टोरल चर्निंग भी बाजार में चल रही है, तो क्या कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ सेक्टर्स पर बुलिश हों, कुछ सेक्टर्स में एक्सपोजर कम करें? कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी भी हमारा जो पोर्टफोलियो टिल्ट है वो काफी हद तक डोमेस्टिक बिजनेसेस पे टिल्ट है। तो हमें अभी भी लगता है कि जो यूएस ग्रोथ आउटलुक है या टैरिफ का सिचुएशन जो उभर कर आएगा, वहाँ पे क्लैरिटी ज्यादा कुछ है नहीं, और वहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरवेट रहने से शायद पोर्टफोलियो में रिस्क हो सकता है। तो इसलिए हमारा ज्यादातर टिल्ट डोमेस्टिक बिजनेसेस पे है। और विद इन डोमेस्टिक बिजनेसेस हमें लगता है कि जो बीएफएसआई क्षेत्र है जो पिछले 6 महीने में आउट परफॉर्म भी किया हुआ है, वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते रहेगा। उसके अलावा हमें लगता है कि सीमेंट, आपके
टेलीकॉम, पावर, एनर्जी, ये सब क्षेत्रों जो काफी हद तक डोमेस्टिक फैक्टर्स पे निर्भर करते हैं, या तो जहां पे भी इंटरनेशनल फैक्टर्स पे निर्भर करते हैं, वो शायद बेनिफिशियली हो रहे हैं। जैसे कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस देखें तो वो करीब $65-66 प्रति बैरल हो चुका है। तो उस हिसाब से ये 3-4 जो सेक्टर्स मैंने बताए, तो यहाँ पे रिस्क कम लगते हैं, और थोड़े थोड़े डिमांड में भी स्टेबिलिटी है, या स्टेबिलिटी आ रहा है यहाँ पे सब। तो ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पे ओवरवेट रहने से आपका पोर्टफोलियो काफी ठीक ठाक मैनेज हो सकता ये आपके लिए सेक्टरल लर्निंग भी काफ़ी ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बार राय लेना चाहता हूँ, जो इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए इस वक्त किस तरह के फंड्स ज़्यादा सूटेबल है? क्योंकि पहले जब कमज़ोर था तो सब हम ज़्यादातर बात करते थे कि लार्ज कैप फंड खरीदिए, क्या अभी भी वही ठीक है या कुछ बदलाव करना चाहिए? अनिल जी, देखिए, हमारे हिसाब से जो इक्विटी का अलोकेशन होना चाहिए अभी भी वो न्यूट्रल अलोकेशन होना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन इतने भी महंगे नहीं है कि आपको इक्विटी मार्केट से बाहर रह सकते हैं। लेकिन जरूर अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे तो ज्यादातर रिलेटिव वैल्यूएशन कंफर्ट जो है अभी भी लार्ज कैप्स में है, और वहां पे अर्निंग्स का स्टेबिलिटी भी थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है आज के दिन में। तो एटलीस्ट 50% आपका जो एक्सपोजर रहेगा फंड में वो लार्ज कैप में होना चाहिए, और बाकी मिड एंड स्मॉल में हो सकता है। एक ही कॉशन है कि थीमेटिक स्कीम्स अभी शायद बहुत एग्रेसिवली निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई थीमेटिक सेक्टर या थीम नहीं बचा है जहां पे बहुत ज्यादा वैल्यूएशन का कंफर्ट आज के दिन में है, या बहुत ज्यादा सेक्टोरल पॉजिटिव्स भी हैं। तो उस हिसाब से लगता है कि एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेना चाहिए, और एटलीस्ट 50% लार्ज कैप टिल्ट रखने से ओवरऑल रिस्क भी मैनेज। बात है तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, लार्ज कैप पर थोड़ा फोकस रखना। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा सर, समय दिया आपने और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर आपने हमसे बातचीत भी की और बताया भी कि किस तरह का मूड माहौल बाजार में आगे रह सकता है।